हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एडमिशंस 2023 से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो 2023-24 में इनकेस अगर आप ये सोच रहे थे कि हमें जिपमर में एडमिशन लेना है किसी भी बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में, तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर किसी और तरीके से एडमिशन होता है, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, ठीक है, एडमिशंस कब होंगे, तो इससे रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज एंड तक देख लेना, ठीक है, सो दैट आपको सभी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाए और जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएंगे तो आप उस टाइम पर अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि जिपमर में अप्लाई करने के लिए आपके पास नीट का स्कोर होना जरूरी है। तो इनकेस अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया होगा इस साल तो आप फिर जिपमर के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो नीट का एग्जाम जो है वो आपने देना है, इसके लिए कंपलसरी है। और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म अगर अभी तक किसी ने फिल नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी फिल कर ले। 6 अप्रैल जो है वो उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म नीट वगैरह का कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी लिंक्स हैं, जो भी वीडियो के लिंक हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो वहां से जाके आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है कि एम्स के भी जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी आउट हो रखे हैं और आप जो है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 20 अप्रैल तक। ठीक है, उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, पहले 22 मार्च तक थी उसकी लास्ट डेट, अब 20 अप्रैल तक है। तो किसी ने अगर नहीं करा तो कर लो, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपकी पढ़ाई सोचो बीएससी नर्सिंग की ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वीडियो के वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बाकी मैं टाइम टू टाइम इसी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो जिपमर का नाम आप सभी ने सुना होगा और अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। जिपमर बेसिकली जो है वो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, और ये जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी बोल सकते हो इसको, तो ये आपकी पौंडीचेरी में है। ठीक है, तो पौंडीचेरी सुना होगा आपने, एक यूनियन टेरिटरी है, तो पौंडीचेरी में है ये। ठीक है, और बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि अभी तो सब कुछ जो है नीट के थ्रू होने लग गया है, एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन, लेकिन जब नीट से ये अलग था, मतलब जिपमर अलग था और एम्स अलग था, जब इन दोनों के अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ठीक है, तो इसको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे मतलब स्टूडेंट जो है। ठीक है, क्योंकि जो एमबीबीएस का एडमिशन होता था जिपमर में या फिर एम्स में, इन दोनों का अलग अलग जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है सब चीजें नीट से हो गई। तो जिपमर की अगर हम बात करें रैंकिंग में, तो रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल की किसी भी कोर्स में एडमिशन मिलता है तो आप अपने आप को काफी लकी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब 2022-23 का प्रोस्पेक्टस अभी मैंने ओपन कर रखा है, इसके थ्रू ही हम जो है इसकी जो भी चीजें हैं वो समझने वाले हैं। ठीक है, और जो भी इस साल कुछ भी चेंज आता है इसके मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में या किसी भी चीज में, तो उसके बारे में जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तो देखो 2022 की अगर हम बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है काफी लेट स्टार्ट हुए थे, दिसंबर में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी कर सकता था, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस इन्होंने नहीं मांगी थी इस साल। अब नेक्स्ट ईयर कुछ भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आपको नीट एग्जाम देना है। नीट में जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना अच्छा स्कोर आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आपकी नीट की काउंसलिंग चल रही होती है या नीट की काउंसलिंग के मतलब जब आपका फर्स्ट सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा 2023 में। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि मई में जैसे आपका एग्जाम होने वाला है नीट का, उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है नीट की 2023 की वो आपकी जाकर स्टार्ट होगी कहीं जुलाई एंड या फिर अगस्त के आसपास। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका जो नोटिफिकेशन है 2023 में, आप ये मानकर चल सकते हो कि कहीं ना कहीं सितंबर या अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पे आप अलर्ट रहना। बाकी अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको इसके बारे में फ्यूचर में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर अब हम कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये तो छोड़ते हैं क्योंकि 2023 में ये डेट्स कुछ अलग ही रहेंगे इस बार, क्योंकि काफी लेट हो गया था जिपमर में एडमिशन। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो पहला इन्होंने लिखा है कि बीएससी नर्सिंग और उसके बाद लिखा है बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज। अगर हम उसको
शॉर्ट में बोले या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। तो देख सकते हो एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, BMLS, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा नाम इसका अलग करा है। बेसिकली ये जो साइंस है ये BMLT है, मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें आपकी ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग, ये सब चीजें जो आती हैं, डायग्नोसिस जिससे करते हैं टेस्टिंग के थ्रू, ये सब कोर्स में आपका पढ़ाया जाता है मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज में। फिर आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही अच्छा डिमांडिंग कोर्स है क्योंकि ये बहुत ही कम कॉलेजेस में है, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर में इसको सेलेक्ट करते हो एज अ प्रेफरेंस, मतलब अपना फर्स्ट प्रेफरेंस करते हो, तो काफी बेनिफिट आपको रहने वाला है। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, रिलेटेड टू आइज हो गया। फिर कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, काफी डिमांडिंग कोर्स है और बहुत ही कम कॉलेजेस में कोर्स है, ठीक है। तो देखो अपना फोकस जो है उन कोर्सेज पे रखा करो जो बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस में है और जिनको आपको लगता है कि इनका फ्यूचर में स्कोप काफी ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो वही चीज आपको जो है सबसे अलग बनाएगी, सबसे यूनिक बनाएगी, ठीक है। मतलब अगर 100 लोग खड़े हैं, उसमें से कोई एक पर्सन है जिसके पास एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स उसने कर रखा है, तो वो सबसे अलग दिखेगा वहां पर, ठीक है। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं, मतलब देखो जैसे BMLT हो गया, ये इतना कॉमन हो गया है कि आपको हर, मतलब अपने आसपास कोई भी कॉलेज देखोगे जो पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन करवाते हैं, तो वहां पर आपको वो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको मिल रहे हैं, कहीं पर भी आपको चांस मिलता है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उनको जरूर प्रायोरिटी देना, आप फ्यूचर में बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। उसके बाद डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी होगी, डायलिसिस आपको पता है रिलेटेड टू किडनी होता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग है। फिर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये तो काफी कॉमन कोर्स है रेडियोलॉजी वाला, ठीक है, जो आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये तो कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूरो टेक्नोलॉजी गया, ये भी काफी अच्छा कोर्स है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी गया, फिर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो 2022 के अकॉर्डिंग ये सभी कोर्सेज है। अगर 2023 में सपोज कोई नया कोर्स ऐड होता है तो उसके बारे में भी आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये अभी हमने कोर्सेज के बारे में देख लिया। BSc नर्सिंग आपका 4 साल का फुल टाइम कोर्स रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका BSc हेल्थ साइंसेज है, मतलब अलाइड हेल्थ साइंसेज या पैरामेडिकल जो है, तो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिख के आप इसको एक बार पढ़ लेना। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। वैसे वो भी कोर्सेज जो है वो आपके लगभग 4 साल के रहते हैं। अब अगर हम सीट्स की बात करें 2022 के अकॉर्डिंग, 2023 में ये सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। कम नहीं होंगी ज्यादा ही, या फिर सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो BSc नर्सिंग की टोटल जो है 94 सीट्स हैं मतलब ये जिपमर पौंडीचेरी में। और फीमेल के लिए जो सीट्स हैं वो यहाँ पर 85 रिजर्व की गई हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 9 सीट्स को रिजर्व रखा गया है, ठीक है। यानी कि फीमेल सीट्स पर ना तो मेल एडमिशन ले सकते हैं और मेल सीट्स पर ना तो फीमेल एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात काफी अच्छी है, ये प्लस पॉइंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मेल कैंडिडेट्स का मतलब यही रहता है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर 9 सीट्स उन्होंने रिजर्व रखी हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज है, उनके लिए 87 सीट्स हैं और सबसे ज्यादा सीट इन्होंने रखी है वो आपका BMLS में रखी है, जो आपके मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज है, उसमें आपकी 37 है। एनेस्थीसिया में आपकी 5 है, ठीक है। देख सकते हो ये जितने भी अलग थोड़े से कोर्सेज है उनकी सीट्स ही इतनी कम है, ठीक है। अगर सपोज आपको वो सीट मिल जाती है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप कितने लकी हो, ठीक है। और उसी तरीके से बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, ये 5 सीट्स हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री देखो बहुत ज्यादा कोई अच्छा कोर्स नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत कॉमन कोर्स है, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, ठीक है। फिर आपका कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसमें 5 सीट्स हैं। फिर डायलिसिस थेरेपी, इन सभी में जो है कोर्सेज में आपकी 5 सीट्स रहेंगी। तो टोटल जो कोर्स में सीट्स हैं BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की मिला के वो आपकी 181 है, ठीक है। और PWD कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर 5% का रखा गया है, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद ये कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और देखो जो भी अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको प्लीज सही से अपडेट वगैरह करवा लेना, जिसका भी अगर सपोज कोई पुराना बना है, OBC और EWS कैटेगरी स्पेशली, ठीक है। तो वो कैटेगरीज के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आगे होती है। अगर सपोज आपको एडमिशन वगैरह मिल रहा होगा और आपका सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल अप टू डेट नहीं है, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं सो दैट हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख सकें फीस वगैरह से रिलेटेड। तो अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू BSc कोर्सेज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर पढ़ देता हूँ। द एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल, तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है।
तो मतलब इंडिया में आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। द एप्लीकेंट शुड बी क्वालिफाइड इन द नीट यूजी 2022, मतलब ये 2022 के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर हम 2023 की बात करें तो नीट यूजी 2023 जो है वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो। क्वालिफाई करना का मतलब ये नहीं है कि जो नीट अपना क्वालिफाइंग स्कोर निकालता है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए सपोज 150 मार्क्स है, 160 मार्क्स है तो आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब जिपमर की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि आप अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपनी जो भी डिटेल्स हैं, जैसे नीट का रोल नंबर, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट के मार्क्स, नीट की ऑल इंडिया रैंक, ये सभी डिटेल्स आपको वहां पे जाके फिल करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे का नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब चीजें आपको फिल करनी होती है। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है कि किस कोर्स को आप पहले नंबर पे प्रेफरेंस दोगे, किसको दूसरे पे दोगे। इस तरीके से आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, और फिर जो इसकी काउंसलिंग होती है, मतलब जो असली काउंसलिंग होती है वो वहां पर जाकर आपको खुद से करवानी पड़ती है, यानी कि पौंडीचेरी खुद से जाना पड़ता है। देखो 2022 में तो ऐसे ही हुआ, 2023 का कभी कुछ कह नहीं सकते कि ये ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ठीक है, लेकिन 2022 में जो हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में जिन्होंने भी अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट में उसमें क्या होता है, रैंक वाइज आप लोग अरेंज हो जाते हो जिसने अप्लाई कर रखा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से ये दिमाग लगाना होता है कि हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी ऐसा चांस लगता है कि हाँ मुझे सीट मिल सकती है तो आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, और मैं देखो अभी से ये बात बोलता हूँ कि आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश करो, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा मत करो। ठीक है, जैसे अभी एम्स का फॉर्म निकला है तो उसको फिल कर लो। ठीक है, नीट का फॉर्म निकला है, फिल कर लो। बाकी जो मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ यहाँ पर चैनल पर, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को समझा करो, और आपको लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और आपका उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे मैंने अपने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ एक नीट का फॉर्म फिल करके छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि बस नीट फिल कर दिया और अब ये तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो नीट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता, लेकिन हाँ नीट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, और ऑलरेडी अगर आप कंप्लीट एक ड्रॉपर हो, 2 साल 3 साल वाले ड्रॉपर हो, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको मल्टीपल ऑप्शंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो जितने ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा आपके पास चांसेस रहेंगे कि सपोज चलो एक चीज में नहीं हुआ, दूसरे में कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसके बाद जो है एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी मिनिमम एज जो 17 ईयर्स होनी चाहिए। और उसके बाद आपका क्लास 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, साथ में इंग्लिश होना चाहिए। क्लियर है, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद जो है ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इन्होंने लिखी हैं बार बार, मतलब और मिनिमम जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें आपका मिनिमम 40% स्कोर रहना चाहिए। क्लियर है, बाकी मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए लिखा है। SC ST के लिए 40% स्कोर भी चलेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है या PWD कैटेगरी है तो उनके लिए जो है 50% लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर B वाले पॉइंट में आप देख सकते हो 50% लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो ये सब मैं तभी बताऊंगा जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको मतलब सब चीज़ें करनी है, PDF वगैरह कैसे बनानी है, अपलोड कैसे करना है, ये मैं तब बता दूंगा, अभी ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पौंडीचेरी की जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो पौंडीचेरी की नेटिव कैंडिडेट्स हैं, जो बोनाफाइड रेजिडेंट है, जिनके पास पौंडीचेरी का डोमिसाइल है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पर लेके जाने पड़ेंगे, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग एक बार फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 11,410 रुपये जो है ये इन्होंने यहाँ पर फीस लिखी हुई है, जो आपको उस टाइम पर लेके जानी होगी जब आपको अपना एडमिशन करवाना होगा। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ तो इसमें आई डोंट थिंक की है। ठीक है, फीस तो देखो इनकी ऑलरेडी मतलब पहले से ही कम है,
क्योंकि मतलब जब इनका एमबीबीएस होता था या जो अभी भी एमबीबीएस होता है तो उसमें भी इनकी फीस जो थी वो ना के बराबर थी। आई थिंक सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही थी, शायद 1 साल की या 5 साल के पूरे। ठीक है, तो फीस यहाँ पर काफ़ी कम है, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको नीट में अच्छा स्कोर लेके आना होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो सकता है कि ये वाला एक डाउट आ रहा हो कि नीट में हमारे मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए कि हमारी कोई भी सीट यहाँ पर सिक्योर हो जाए बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स में। ठीक है, तो देखो अभी जो 2022 में इसमें एडमिशन हुए थे उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास मिनिमम, अगर आप मतलब सोच रहे हो कि मुझे हाँ सीट का थोड़ा बहुत भी चांस है, तो आप ये मान के चलो कि आपका स्कोर जो है 450 से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर 450 से नीचे है तो फिर यहाँ पर जो है आप अप्लाई करते हो, अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाओगे तो मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा फायदा होगा। ये 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी 2023 में कंडीशंस देखो अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है 450 स्कोर ना हो, स्कोर ड्रॉप डाउन हो जाए अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, और सपोज अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो वो ईजी रहता है तो स्कोर हो सकता है ऊपर भी बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें तो इस बार के नीट के एग्जाम पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना जो टारगेट है वो ये बना के चलो कि 450 या 500 से ऊपर आपको स्कोर करना होगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। अब ये स्कोर आप सोचकर कुछ कमेंट सेक्शन में ये भी बोलेंगे कि इतने स्कोर में तो हम फिर इससे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करके जो है हम किसी और अच्छे कोर्स में एडमिशन ले लें। ठीक है, तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कि 450 प्लस आपको यहाँ पर लेकर जाना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ की जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें कहीं पर स्टैंड कर पाओगे। ठीक है, बाकी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह के इन्होंने एनेक्चर दे रखे हैं, इसके फॉर्मेट दे रखे हैं। ठीक है, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन हाँ फिर भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अपना अप टू डेट रख लेना। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। बाकी इसी तरीके से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आते रहते हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो आप जो है उसकी वीडियोस देख लिया करो। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन रहती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नहीं देखते हैं, फिर बाद में उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि हमने ये गलती कर दी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, बाकी एम्स का फॉर्म अप्लाई कर लो, नीट का जिसने नहीं करा वो अप्लाई कर लो, उसके हेल्पफुल लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी एक और प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा चैनल पर ही, उसको डाल दूंगा, जिसमें आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे, जहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी सारी जो हमने बातें यहाँ पर इससे रिलेटेड कर ली हैं। ठीक है, और सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।